हेलो एवरीवन। अभी स्टार्ट करें क्लास को। मुझे लग रहा है आज वैसे ही लेट हो रहा है। कैसा कीजिए। तो कोमल जी को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके आई विल। चलिए फिर भी स्टार्ट तो कर लेते हैं। आपको स्लाइड क्लियर दिख रही है? यस सर। इसमें देखिए, हमने सैलरी के बारे में भी पढ़ा था कल। उसमें हमने देखा था कि सैलरी में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। हमने देखा था कि वेजेस होता है, अलाउंस, परक्यूजिट्स। आज हम अलाउंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अलाउंस क्या होता है? कोई भी नेम से अगर कंपनी आपको रिम्बर्स कर रही है। सर हाँ जी। सर इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी जो अभी आप करा रही हो। हाँ, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। जैसे 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 मैं टॉपिक आपको बताऊंगा ना। जैसे मैं अलाउंस का आपको पहले मैं पूरा बताऊंगा आज। ठीक है। और उसके बाद अलाउंस में मतलब सारे न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो एचआरए की न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है, और एलटीए की न्यूमेरिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बाकी तो वो फिक्स लिखा रहता है कि कितना कितना परसेंट। मैंने तो एचआरए की कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके सर। ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा आपको। ओके सर। ओके। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सैलरी में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड रहते हैं। जैसे बेसिक सैलरी हो गई, अलाउंस हो गया, परक्यूजिट्स हो गया, या रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए। आज मैं अलाउंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कंपनी आपको कोई भी नेम से अगर कोई भी आपको रिम्बर्स कर रही है, जैसे कंपनी चाह रही है कि मैं इस कंपनी मतलब कि एम्प्लॉय को मैं पैसा देना चाहती हूँ, तो इसमें मैं कैसे दूँ। चलो वो अगर वो रेंट पे रहता है तो चलो मैं आपको एचआरए दे देता हूँ। ठीक है। अगर वो आपके दो बच्चे हैं, चलो मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे देता हूँ। अगर वो हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल अलाउंस दे देता हूँ। तो कोई भी नेम से अगर कंपनी आपको अगर पैसे रिम्बर्स कर रही है, पैसे दे रही है, तो उसको आप अलाउंस बोल सकते हैं, जिसको हम भत्ते बोलते हैं, भत्ते हिंदी में। अब उसकी टैक्सेबिलिटी हमको देखनी है। एक्चुअल में जो भी अलाउंस मिलते हैं, वो थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। मीनिंग पे तो मैंने बता दिया आपको कि थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है फुली एग्जाम्ड अलाउंस। फुली एग्जाम्ड अलाउंस क्या होते हैं कि अगर आपको वो अलाउंस मिल रहे हैं तो उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट हो गए। ठीक है। क्योंकि एक तरफ वो प्लस हो जाएंगे ऊपर, और उसके बाद एग्जाम्शन मिल जाएगी उसकी, तो फिर इफेक्ट नहीं ला जाएगा उसका। उसके बाद फिर होता है फुली टैक्सेबल अमाउंट। फुली टैक्सेबल में क्या होता है कि उस पर सारे पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये कि आप जब कैलकुलेशन करोगे सैलरी की, तो आप अलाउंस को ऐड करोगे अपनी टोटल इनकम में, और फिर लेस कुछ नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम्शन जीरो हो जाएगी उसे, क्योंकि वो फुली टैक्सेबल है। फिर एक होता है पार्सली टैक्सेबल। ठीक है। पार्सली टैक्सेबल में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि इसमें कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, कितना परसेंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो सारी डिटेल यही है पार्सली टैक्सेबल की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट हम बताते हैं कि अलाउंस विच आर फुली एग्जाम्प्ट, मतलब कौन से अलाउंस है जिस पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। तो हम देख सकते हैं, देखो फर्स्ट हम दे सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मान लो कोई बंदा है वो बाहर वर्किंग है, अलाउंस टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो आउटसाइड इंडिया सर्विस दे रहा है। ठीक है। और अगर उसको वहाँ पर उसको अलाउंस मिल रहा है, तो वो पूरा पूरा टैक्स फ्री है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा उसका। फिर सेकंड आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं, उनको जो भी अलाउंस मिलता है, जिसको कंपनसेटरी अलाउंस या कोई भी अलाउंस टाइप का अगर उसको मिलता है, तो उसमें वो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है उसका। ये अब तीसरा जो है जो आता है वो है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ। अगर यूएनओ से कोई भी अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो ये भी पूरा एग्जाम्प्ट है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउंस विच आर फुली टैक्सेबल, कि पूरे पूरा ये टैक्सेबल है, इसमें पूरा पूरा टैक्स लग जाएगा, इसमें कोई भी एग्जाम्पन नहीं है। जैसे एक तो महंगाई भत्ता सबसे फर्स्ट आता है, डियरनेस अलाउंस। ठीक है। जैसे जैसे मान लो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डीए का परसेंटेज है बेसिक पे मिलता है, वो बढ़ता रहता है। ठीक है। तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल है। फिर लंच अलाउंस हो गया, वो कोई भी नेम से अगर कंपनी देना चाहे, लंच अलाउंस के नाम से अगर देना चाहे, वार्डन अलाउंस के नाम से देना चाहे, या सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, या डेपुटेशन अलाउंस। कई बार होता है ना कि जैसे एसबीआई के कोई भी इंप्लॉय होते हैं, उनको डेप्यूट कर दिया जाता है कोई दूसरी साइड पे।
ठीक है, दूसरे बैंक में डिप्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, वो वर्किंग पुरानी वाली बैंक में ही रहता है, बट वो कहीं भी कुछ टाइम के लिए 15 डेज के लिए आप सीधा सा बोल सकते हो टूर पे भेज दिया जाता है, तो डेपुटेशन अलाउंस मिलता है उसको, ये पूरा टैक्सेबल होता है। फिर फैमिली अलाउंस हो गया, या मेडिकल अलाउंस हो गया, या मैरिज अलाउंस, हॉलीडे ट्रिप अलाउंस, कोई भी टाइप का अगर इस टाइप में लिस्ट में अगर है, इंटरटेनमेंट, सर्वेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, ये पूरा पूरा टैक्सेबल है, इसको पूरा टैक्स लगेगा, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको रिक्वायरमेंट है अलाउंस पार्सली टैक्सेबल एंड पार्सली एग्जम्प्ट। मतलब कौन कौन सा, बहुत सारे अलाउंस ऐसे हैं जो पार्सली टैक्सेबल होते हैं और पार्सली एग्जम्प्ट होते हैं, तो वही हमको अमाउंट निकालना होता है कि उसमें कितना अमाउंट एग्जम्प्ट है। क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे सैलरी की, तो उसमें मान लो अगर आपको अलाउंस 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, और 1 लाख रुपीज़ में से आपको निकालना है कि कौन सा उसका पार्ट है जो एग्जम्प्ट है। 1 लाख रुपये में से 40,000 एग्जम्प्ट है, 60,000 एग्जम्प्ट है, वो आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन आपकी इसी में आएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है, अलाउंस पार्सली टैक्सेबल एंड पार्सली एग्जम्प्ट। तो फर्स्ट जो इसमें आता है वो है हाउस रेंट अलाउंस। अगर मान लो कोई रेंट पे रहता है, ठीक है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कंपनी उसको हाउस रेंट अलाउंस देती है। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस अगर उसको मिलता है तो वो उस पर एग्जाम्पन ले सकता है। तो एग्जाम्पन कैसे ले सकता है, उसकी 3 लिमिट है कि आपको 3 अमाउंट कैलकुलेट करने हैं। वो 3 अमाउंट कैलकुलेट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब कितना होगा, एक तो आपने एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव किया है। ठीक है, मान लो आपने 1 लाख रुपीज़ रिसीव कर लिया। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल में आपको कल बताऊंगा, हाउस रेंट अलाउंस का, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। आज थ्योरेटिकल में बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी एचआरए मिला है, मान लो 1 लाख रुपीज़ मिल गया, तो आपको फर्स्ट नोट कर लेना है कि आपको एचआरए 1 लाख रुपीज़ मिल गया है। फर्स्ट आपका आ गया। फिर सेकंड आया आपका, जो भी आपने रेंट पे किया है। अगर आपको लैंडलॉर्ड को आपने कोई भी रेंट पे किया है, ठीक है, मान लो मंथली आप उसको रेंट पे कर रहे हो, 10,000 रुपीज़ रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपीज़ ले लेना है। और उसके बाद जो सैलरी आपको मिलती है उसका 10% ले लेना है, और वो रेंट पेड में से माइनस कर देना है। अब सैलरी क्या है, सैलरी की डेफिनेशन इसमें दे रखी है कि सैलरी में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। यहाँ देखिए, सैलरी में ये बता रहा है, सैलरी में एक तो बेसिक अमाउंट लेना आपको, और डीए लेना है। ठीक है, वो साथ में सर कमीशन बेसिक का लेना है। मतलब बेसिक पे हुआ ना, बेसिक पे। हाँ जी, बेसिक पे, बेसिक पे। तो बेसिक ले लेना है, बेसिक पे ले लेना है, डीए ले लेना है। वो कमीशन अगर कोई परसेंटेज टर्नओवर का अगर परसेंटेज उसको अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो ले लेना है। ठीक है, तो जो भी उसको बेसिक और डीए मिला, मोटा मोटा आप मान लीजिए बेसिक और डीए, तो बेसिक डीए अगर उसको मिला, उसका आपको 10% निकाल लेना है। पूरे साल का निकालना है, पूरे साल का बेसिक, पूरे साल का डीए टोटल कर लो। उसके बाद उसका 10% निकाल लो। 10% निकाल लिया, और उस 10% अमाउंट को आपको जितना भी आपने रेंट पे किया है उसमें से कम कर दो। फिर एक अमाउंट आ जाएगा आपके पास, वो रख लिया। बी पार्ट हो गया आपका। तो सी पार्ट आपको क्या करना है कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप रह कहाँ रहे हो। कि आप अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हो, ठीक है, या आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो, मतलब कि आप कहाँ के रेजिडेंट हो वो रिलेवेंट है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि अगर आप मान लो दिल्ली के हो और आप जयपुर में रह रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के हो तो आप रेजिडेंट दिल्ली के हो तो आपको वही परसेंटेज लगेगा, नहीं। एक्चुअल में आप कहाँ रह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको 50% अमाउंट लेना पड़ेगा सैलरी का। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो 50% लेना पड़ेगा। अगर नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो, जैसे जयपुर में रह रहे हो, हरिद्वार में रह रहे हो, तो आपको 40% सैलरी का लेना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी की डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया है। तो 40% और 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, 50% कहाँ है, मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी में आपको 50% लेना है। इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल बता दूँ आज इसका। कैसा बताइए। चलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए बेसिक है। ये 4 मतलब अप्रैल है, 5 मतलब मई है,
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मान लो पूरे साल की इसकी सैलरी है एक पर्सन की, उसमें उसका बेसिक है। ठीक है, पूरे साल का बेसिक कितना आया, ये देखिए 10,29,000 आ गया। बेसिक दिख रहा है 10,29,000। उसके बाद आपने इसका डीए ले लिया। ठीक है, अब डीए देखिए, एक्चुअल में इसका कुछ परसेंटेज होता है डीए, तो आपने पूरे साल का डीए ले लिया है। सर, हाँ जी, डीए का परसेंट कौन मतलब डिसाइड करता है कि कितना रहेगा? डीए का जो परसेंटेज है वो एक्चुअल में एक कैलकुलेशन होती है। आप चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको कैलकुलेशन को। ठीक है, ये यस जैसे सर, बता जैसे जैसे दीजिए। हाँ, नहीं मैं आपको कल बता दूंगा इसकी ओके कैलकुलेशन। सर, ठीक ओके है, ओके। तो इसमें जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, एक इंडेक्स होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, यस सर। इंडस्ट्रियल इंडेक्स या कोई वर्कर इंडेक्स, वो कई कैलकुलेशन होती है उसमें। उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से एक महंगाई भत्ता डिसाइड होता है पूरे मंथ का। ओके सर। ये एक्चुअल में नॉर्मली ये क्वार्टरली डिसाइड होता है, एक क्वार्टर का एक रहता है, 1% रहता है। जैसे मान लो 34% आया, तो पूरे क्वार्टर में वो 34% रहेगा। ओके सर, ओके। तो आपने पूरे साल में बेसिक ले लिया, उसके बाद डीए ले लिया। ठीक है, ये आपने सैलरी ले ली इसकी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कितना एचआरए मिला है, टोटल एचआरए कितना मिला है। मान लीजिए उसने जून से रेंट पे लिया है, तो जून से उसने, आप इसको सेम रख सकते हो, इसको मैं सेम कर देता हूँ, लीजिए। ठीक है, तो टोटल आपको उसको एचआरए मिला है इतना, ये पूरा एचआरए मिला है उसको। ठीक है, हमारे पास थ्री अमाउंट आ गए, बेसिक आ गया उसका, डीए आ गया और टोटल एचआरए आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लिया उसने, वो हरिद्वार में रहता है, तो हरिद्वार में रहता है तो 40% वो बेसिक एंड डीए पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो बेसिक एंड डीए उसका 40% मैंने निकाल लिया। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो। ये बेसिक C2 बेसिक हो गया, C3 डीए हो गया, और इसका 40% मैंने निकाल लिया। तो ये हरिद्वार था, तो 40% आ गया। अगर ये दिल्ली मुंबई चेन्नई हैदराबाद ये जो भी होता, तो 50% आ जाता। उसका टोटल आ गया पूरे साल का। सर हाउस रेंट अलाउंस ना? हाँ जी, नहीं हाउस रेंट अलाउंस तो ऊपर आ गया, एचआरए कितना ओके रिसीव ओके। हो गया है। अब आपको ये निकालना है कि आपको जो बेसिक और डीए है पूरे साल का, ये आपका बेसिक, ये आपका डीए। ठीक है, और इसका आपको दोनों को ऐड करके 40% निकाल लेना है आपको, फोर्टी अच्छा वो परसेंट पूरे साल। अमाउंट निकाल लेना है दोनों को ऐड करके। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके हमने 40% अमाउंट निकाल लिया इसका। ठीक है, उसके बाद 10% वो बेसिक एंड डीए, एक 10% अमाउंट निकाल लेना है। पहले हमने 40% अमाउंट निकाला, उसके बाद हमने एक 10% अमाउंट निकाला। ठीक है, अब 10% अमाउंट कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आपको मैंने ये बताया था एचआरए रिसीव, टोटल एचआरए रिसीव कितना हुआ वो हमने मान लिया ए। इसको हम हाइड कर देते हैं। अब देखिए, बेसिक उसको पूरे साल में इतना मिला 10,29,000, डीए उसको मिला 2,57,000, एचआरए उसको मिला 82,000। तो हमने, ये देखिए हमने क्या बताया था यहाँ पर, एक्चुअल एचआरए रिसीव। तो यहाँ पर एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हो गया, ये आ गया ए, ये आ गया ए। हमने एक का अमाउंट निकाल लिया, टोटल एचआरए रिसीव इतना हुआ उसको। फिर हमने क्या किया, सेकंड देखिए, 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। तो मान लिया हमने 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ बेसिक एंड डीए, तो बेसिक एंड डीए का 40% हमने निकाल लिया, तो हमारे पास बी वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, बी वाला अमाउंट आ गया हमारे पास। उसके बाद
हमारे हमको फिर इसमें देखिए रेंट पेड, टोटल रेंट पे उसने कितना किया है, उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर देनी है। तो इसका मतलब हमको 10% ऑफ सैलरी भी निकाल लेनी है। तो 10% ऑफ सैलरी हमने निकाल ली। ठीक है, ये देखिए 10,29,000 प्लस 2,57,000 को ऐड करते हैं तो 12,86,000 आया। तो 12,86,000 को अगर 10% निकालेंगे तो 1,28,000 आ गया हमारे पास। सैलरी बेसिक प्लस डी है। हाँ जी, बेसिक एंड डी, बेसिक एंड डी का 10% हमने निकाल लिया। और हमने एच आर ए पेमेंट किया है 1,32,000 पूरे साल में। हमने पूरे साल में एच आर ए का कितना पेमेंट किया है, 1,32,000। तो हमारा सी वाला पार्ट अब निकलेगा। सी वाला पार्ट हमारा क्या बोलता है, ये देखिए यहाँ पर सी वाला पार्ट क्या बोलता है कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमने रेंट पे कितना किया, 1,32,000, और उसमें से 10% वो बेसिक सैलरी, बेसिक एंड डी ए, ये आपको कम कर देना है। ठीक है सर एक बात पूछनी है। हाँ जी, सर एचआरए पेड कैसा है ये 1,32,000? एच आर पे इसका पर मंथ आप देखोगे ना, ये पर मंथ 11,000 एच आर पे कर रहा है, 11,000। ओके, यहाँ ठीक से है, आया। तो इनका टोटल आ गया। ठीक है। ये मैंने हाइड कर दिया था। ओके ओके समझ गया। तो ये कितना भी आ सकता है, आप मान लो 15,000 भी पे कर सकते हो, ऑलराइट। 5,000 भी पे कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा दिखाओगे ना, जितना आप रेंट पे ज़्यादा दिखाओगे, कई बार ऐसा होता है ना कि एक्चुअल में आप मान लो 6,000 ही पे कर रहे हो, तो उसको मान लो लैंडलॉर्ड से बात कर लो कि मुझे एक्चुअल में एच आर एग्जाम्सन चाहिए। तो एच आर एग्जाम्सन के लिए मैं आपका एक काम करता हूँ कि 12,000 मैं रेंट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उसको प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर आप 12,000 दिखाओगे तो उसको भी इनकम 12,000 दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर वो फिर इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न भरेगा, उसमें 12,000 दिखा देगा इनकम। ठीक है, और वो फिर क्यों दिखाएगा कि उसका लॉस है। तो अगर आपको ये तभी करना है उसका कोई टैक्स नहीं बन रहा हो, उसकी इनकम इतनी हो कि बस ओनली बस रेंट से इनकम आ रही हो, या उसके बाद एग्जाम्सन बहुत सारा हो, डिडक्शन बहुत सारा हो, कि उसका कोई टैक्स नहीं बन रहा हो। तो अगर टैक्स नहीं बन रहा तो फिर ये टैक्स प्लानिंग हो जाएगी कि न तो उसका टैक्स बना, उसको ज़्यादा दिखाने से टैक्स नहीं बना, और आपका ज़्यादा दिखाने से टैक्स बच गया। अब एच आर ए पेमेंट आपका हुआ 1,32,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल रेंट पे 1,32,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड डी ए। तो 10% क्या था, 1,28,000। तो 1,32,000 में से 1,28,000 आपको कम कर देना है। तो देखिए कितना अमाउंट आता है, ये देखिए वही अमाउंट आ गया। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्सन लिमिट अब क्या होगी, विच एवर इज लोअर। तो ए, बी और सी। ठीक है, ए बी सी में लोअर कौन सा है, ये है, सी है पार्ट लोअर। तो जो भी लोअर पार्ट होगा वो एग्जाम्सन हो जाएगा। एग्जाम्सन विच एवर इज लोअर ए बी सी में है, यही सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा इसका, आप कैसे दिखाओगे, पहले आप ऐड करोगे। आपको जो भी एच आर ए मिला ना, एच आर ए रिसीव, ओके आप मान लो ये आपने पहले इनकम में ऐड कर लिया। ठीक है, उसमें से ये माइनस कर दिया आपने। ठीक है, तो आपका अब टोटल टैक्सेबल एच आर ए हुआ 79,600। अब देखिए एच आर ए पेमेंट अगर आप ज़्यादा दिखाते हो, आप 11,000 दिखा रहे थे ना, आप पहले 11,000 दिखा रहे थे। ठीक है, अब आप अगर 11,000 नहीं दिखा के आप 15,000 अगर दिखाओ, दिखाओ, मैंने अब 15,000 कर दिया। देखिए जैसे ही 15,000 किया, देखिए कितना फ़र्क आ गया। एक ये जो कैलकुलेशन जो 3,000 रुपये थी, वो 51,000 रुपये पे आ गई। इसका मतलब आपका एग्जाम्सन है 51,000 रुपये बन गया। तो 51,000 रुपये बनने से क्या हुआ, आपका 82,000 तो प्लस था, और आपने यहाँ माइनस कर दिया, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट बहुत कम रह गया। ठीक है, अब देखिए आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो रेंट थोड़ा और दिखा देता हूँ, उसको अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो। आपने 18,000 दिखा दिया। जैसे ही आपने 18,000 दिखा दिया, ये देखिए आपको 87,000 एग्जाम्सन मिल गई। अब आपको ए बी सी में कंपेयर करना है, सी वाला पार्ट 87 है,
बी वाला पार्ट 5,14,000 है और ए वाला पार्ट 82,000 है। तो मिनिमम कौन सा हुआ? 82,000। तो आपका 82,000 आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको रेंट पे इतना मिला था, आपको एग्जाम्शन इतना मिल गया, तो आपका टैक्सेबल जीरो हो गया, आपको इस पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको अगर रेंटेड हाउस में हो और आप एग्जाम्शन ले रहे हो, तो आपको मैक्सिमम आपको रेंट पे दिखाना है। अब रेंट पे दिखाने का क्या मतलब हुआ, किसको दिखाना है भाई, किसको दिखाओगे रेंट पे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेंट स्लिप भर के देनी पड़ेगी आपके एम्प्लॉयर को। जो भी आपकी कंपनी में जो भी एचआर डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो आपसे मांगेगा कि आपको अगर एचआरए की एग्जाम्शन चाहिए, तो आपको एक रेंट स्लिप भर के देनी पड़ेगी। तो रेंट स्लिप कैसी होती है आपको मैं दिखाता हूँ, चलो। रेंट स्लिप का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। ये जैसे जैसे देखिए, रेंट रिसिप्ट है, तो रेंट रिसिप्ट में मान लो अप्रैल मंथ आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कोई भी सीरियल नंबर डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 10 डाल दीजिए, 100 डाल दीजिए, या 1001 डाल दीजिए। उसके बाद डेट आ जाएगी। उसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से रेंट रिसीव रिसीव किया, तो आपसे रेंट रिसीव हो गया, अमाउंट आ जाएगा उसका। ठीक है, वर्ड्स में अमाउंट आ गया। उसमें बस एड्रेस वगैरह डाल दो, आप साइन करा लो, अपना साइन कर दो और ओनर के साइन करा लो। और ये रसीद आपको मान लो अप्रैल की है, तो अप्रैल मई जून जुलाई मतलब पूरे 12 महीने की रसीद तैयार करके आपको अपने एम्प्लॉयर को देनी है। तो आप एम्प्लॉयर फिर क्या करेगा, वो एक कैलकुलेशन करेगा, ये जो अभी हमने की है कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन करेगा। क्योंकि वो मान लेगा जो जितना भी आपने रेंट रसीद दी है, वो मान लेगा कि आपने एचआरए पेमेंट कर दिया है। उसको कैसे पता चलेगा एचआरए पेमेंट कितना किया है? तो आप रेंट रिसीट दोगे ना उसको, तो एचआरए पेमेंट मान लेगा वो। तो एचआरए पेमेंट जैसे मान लो अगर आपने 18,000 की रेंट रसीद दी है, तो एचआरए पेमेंट आपका 2,16,000 मान लेगा वो। अगर आप बोलोगे नहीं मैं 18,000 की नहीं, मैं तो 16,000 की दूंगा, तो आपका वो 1,92,000 एचआरए पेमेंट मान लेगा। तो और आपकी फिर वो जो एग्जाम्शन दिखाएगा, वो ए बी सी में जो भी लोअर होगा वो एग्जाम्शन आपको दे देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इसमें कोई डाउट है कोई सबको? डाउट नहीं नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ें। हम्म, ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंस में ये पार्सली टैक्सेबल है। अब पार्सली टैक्सेबल हमने देख लिया कि टैक्सेबल अमाउंट सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपकी, कि आपका बेसिक और डीए कितना है, उसका 10% अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, आप मेट्रो में रहते हो नॉन मेट्रो में रहते हो, आप 40% अप्लीकेबल होगा या 50% अप्लीकेबल होगा, फिर कितना अमाउंट निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद आप रेंट पे कितना कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये पूरी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद फिर एक अमाउंट निकलेगा कि हाँ भाई एग्जाम्शन अमाउंट ये निकला आपका। ठीक है, अब इसमें भी कुछ इफ बट है। अगर वो खुद के घर में रहता है, ठीक है, तो उसको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। अगर मान लो उसके खुद के नाम अगर घर है, वो उसमें ही रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद को ही रेंट दे रहा है, ऐसे नहीं दिखा सकता वो। ठीक है, अगर वो ऐसे घर पे रह रहा है जिसका कोई रेंट ही पे नहीं करता हो, तो उस पर भी कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंट पे, क्योंकि उसको रेंट रसीद दी नहीं मिलेगी फिर। तो रेंट रसीद अगर नहीं मिलेगी, तो कहाँ से एम्प्लॉयर को पता चलेगा? ठीक है, अब क्या होता है, जो रेंट पे करता है, वो सैलरी से अगर 10% से ज़्यादा नहीं है, तब भी नहीं मिलेगा, तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे कुछ लिमिट दे रखी है। जैसे उस पर तो कोई लिमिट नहीं थी, उसको कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड था कि कितनी कैलकुलेशन से कौन सा अमाउंट आता है। अब इसमें कुछ लिमिट दे रखी है कि जैसे मान लो ट्राइबल एरिया अलाउंस, को आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर ट्राइबल रहते हैं, जैसे झारखंड वगैरह ऐसे एरिया में आप रहते हो, ठीक है, जहाँ पर अलग टाइप की जनजाति रहती है, तो वो रिस्क रहता है थोड़ा। तो इसके लिए आपको 200 पर मंथ का एग्जाम्शन मिलेगा। अगर आपको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिल रहा है, तो उसमें 200 पर मंथ का एग्जाम्शन मिल जाएगा। मतलब कि अगर 500 पर मंथ आपको वो अलाउंस मिल रहा है,
तो उसमें से 200 पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 300 पर मंथ ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मीट डेली एक्सपेंडिचर, ये छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से अगर मिल रहा है, मान लो आपके 1 चाइल्ड है, तो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जाम्पन मिल जाएगा। अगर आपके 2 चाइल्ड है तो 2 चाइल्ड का मिल जाएगा, 1 चाइल्ड है तो 1 चाइल्ड का मिलेगा। मैक्सिमम 2 बच्चों का मिलेगा इसमें, तो 100 रुपये पर मंथ का एग्जाम्पन मिल जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। अगर कोई बच्चा आपका हॉस्टल में रह रहा है तो आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको प्रूफ अपने पास रखिए, या एम्प्लॉयर अगर आपका टैक्स काट रहा है तो आपको उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, 2 बच्चों, मैक्सिमम 2 बच्चों पे आपको 300 पर मंथ का अलाउंस का एग्जाम्पन मिल जाएगा। सर, हाँ जी। जो इससे पहले वाला अलाउंस था, चिल्ड्रन अलाउंस, उसमें क्या था कि पर चिल्ड्रन 100 रुपीज। हाँ जी। तो सर आपने जैसे बोला अगर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है तो तब भी 100 रहेगा या तब 200 हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200। हाँ, पर मतलब चाइल्ड है पर ना, पर पर्सन चाइल्ड। अगर हाँ पर चाइल्ड हाँ, पर 100 है चाइल्ड है, हाँ। तो अगर मैक्सिमम 2 है तो 200 एग्जेम्प्ट होंगे हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस हो गया। इसमें 300 पर मंथ मिलेगा पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो आपको वो हॉस्टल की वो रिसीट देनी पड़ेगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे मैंने कल बताया था आपको, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लगा था, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको एग्जाम्पशन मिलता था यहाँ पर। 1600 पर मंथ मिलता था नॉर्मल केस में। या कोई हैंडीकैप है, ये ब्लाइंड है, डीफ है, डंप है, तो उसमें 3200 पर मंथ मिलता था। बट स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद ये सब हट गया अब। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस, मान लो आप माइंस में काम कर रहे हो, अंडरग्राउंड कहीं काम कर रहे हो, आपको कोई अलाउंस मिलता है इस नाम से, तो उसमें 800 पर मंथ की एग्जाम्पशन है। ये एक्चुअल में इनकम टैक्स की आप देखेंगे तो लिस्ट है, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई रटने की रिक्वायरमेंट है। आप रटना हो तो आप HRA वाला थोड़ा चेक कर सकते हैं, बाकी आप उसमें से रेफरेंस लेके आप बता सकते हैं कि कौन सा कितना। जैसे आपको चिल्ड्रन वाला है, चिल्ड्रन वाला 100 रुपीज़, और हॉस्टल वाला है 300 रुपीज़, ये तो नॉर्मली याद रह जाता है। बट बहुत सारे हैं जो नॉर्मली यूज़ नहीं होते, जैसे अंडरग्राउंड अलाउंस, हर कोई अंडरग्राउंड वाले पे काम नहीं करता है। ये बच्चे तो लगभग सबके होते हैं, बट अंडरग्राउंड में कोई काम नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं। तो आपको कोई रटने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपको आपके पास मान लो कोई केस आए ऐसा, तो आप रेफ़र कर सकते हैं बुक को। उसके बाद कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं कि आपने अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है तब आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नॉर्मली एक आता है LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस, वो इससे उसमें स्लाइड में नहीं है। एक लीव ट्रेवल अलाउंस है, उसका मैं प्रैक्टिकल कल बताऊंगा। तो लीव ट्रेवल अलाउंस में ये है कि अगर आप कहीं छुट्टियों पे जाते हैं तो आपको जो लीव अप्लाई करनी पड़ेगी वो LTA में करनी पड़ेगी फर्स्ट तो। सेकंड फिर ये है कि आपको अगर छुट्टियों पे आप जाते हैं तो जो भी आपका ट्रेवल में एक्सपेंडिचर लगा है, जो भी आपका ट्रेवल में एक्सपेंडिचर लगा है, ट्रेवल में एक्सपेंडिचर लगने का मतलब ये नहीं है कि होटल पे लग गया या आपने कार बुक करके चले गए उस पे लग गया। आपको मतलब बाई रेल या बाई ट्रेन अगर कोई आप गए हो तो आपको टिकट दिखा के उसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा। LTA अगर मान लो आपको LTA अलाउंस मिल रहा है 50,000, मान लो पूरे साल में मिल गया, तो आप मान लो कहीं घूमने चले गए और 10,000, मान लो 25,000 आपको एयर टिकट के लग गए, तो आपका 25,000 उसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 50,000 में से 25,000 जो एयर टिकट के लगे हैं वो कम हो जाएंगे, तो 25,000 बैलेंस पे ही टैक्स लगेगा। वो मैं प्रैक्टिकली कल बता दूंगा आपको। वो 4 ईयर के ब्लॉक में मिलता है, मतलब 4 साल में आप कभी भी क्लेम कर सकते हो उसको। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस, कंपनी के लिए आप मान लो कोई ट्रेवल कर रहे हो, उस पर कोई अलाउंस मिलता है, तो ये मान लीजिएगा कि आपने वो एक्सपेंडिचर कुछ किया है तो उस पर कोई एग्जाम, मतलब पूरी एग्जाम्पन है उस पर। या मान लो ट्रांसफ़र अलाउंस, मान लो आपका ट्रांसफ़र हो गया कहीं, ठीक है, मान लो आपको वाराणसी ट्रांसफ़र हो गया, तो वाराणसी ट्रांसफ़र पे आपको कोई अगर ट्रांसफ़र अलाउंस मिला है तो कंपनी ये मान लेगी कि आपने वो एक्सपेंडिचर कर लिया होगा। ठीक है, ये वो आपसे है कि अंडरटेकिंग भी ले सकती है, तो इससे फिर वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपका।
या हेल्पर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, या कोई भी टाइप का आपका वो आपसे वो एक अंडरटेकिंग ले लेगी कि हाँ आपने वो एक्सपेंडिचर किया है, तो इससे फिर वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। एक मेरे पास एक लिस्ट भी है। ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। लिस्ट में देखिए एक आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस हमने अभी कवर कर लिया था। उसके बाद आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमने बताया था 100 रुपीज़ पर मंथ 2 चाइल्ड तक मिलता है। हॉस्टल अलाउंस में हमने बताया था 300 रुपीज़ पर चाइल्ड मिलता है 2 बच्चों के साथ। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो अभी अभी है नहीं, ख़त्म हो गया है। उसके बाद अलाउंस ग्रांटेड टू ए एम्प्लॉई वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस। कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में अगर अप्लीकेबल है आपको, ये आप छोड़ सकते हैं। या कोई कन्वेंस अलाउंस या कोई ट्रेवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस, तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, हाँ हमने एक्सपेंडिचर किया है, तो आपका वो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है। उसके सर, बाद हाँ जी। जो ये अलाउंसेस है ये इनकम मतलब फ्रॉम सैलरी में ही आती है ना, मतलब और अदर इनकम सोर्सेज में तो नहीं नहीं आते नहीं, ना कोई सैलरी में आते अलाउंस? हैं, सैलरी में। सिर्फ सैलरी में रहते हैं ना हाँ हाँ अलाउंस? हाँ, सैलरी में होते हैं। और परक्यूजिट्स? हाँ जी। परक्यूजिट्स भी तो होते हैं। परक्विजिट्स बेस सैलरी में होते हैं। ओके वो सर, वो रिटायर, भी इसी में ही हाँ आएंगे इसी ना? में आएंगे, इसी में आएंगे सारे। मतलब और किसी सोर्स में तो नहीं है इनकम के, नहीं नहीं, अदर जैसे सोर्स में नहीं हाउस? है, नहीं 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 नहीं, इसी में आएंगे, अदर? सैलरी में आएंगे। ओके। ओके सर। ओके। फुली एग्जाम्प्ट वाले मैंने बताए थे आपको। ठीक है। जैसे जज को अगर कोई मिल रहा है, या कोई मेंबर हो यूपीएससी है, तो आप ये लिस्ट में देख सकते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या कोई अलाउंस टू रिटायर्ड चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो लिस्ट बहुत लंबी है, आपको पूरा रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, ये सबकी एक लिस्ट दे रखी है। कोई बॉर्डर पे काम करता है, ठीक है, मतलब पोस्टेड है कोई, उसको 200 से 1300 पर मंथ मिलता है, डिपेंड करता है कौन कौन सा एरिया है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ मिलता है। कंपनसेटरी फील्ड अलाउंस, तो बहुत सारे अलाउंस है। आपको जो मेन जो देखना है इसमें, वो एलटीए वाला और एचआरए वाला तो ज़रूर देखना है। बाकी एक आप चिल्ड्रन वाला देख सकते हैं, और हॉस्टल वाला देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला भी हट गया है। बाकी इतनी डिटेल में रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। लिस्ट में आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप बस नज़र मार सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ये पूरे टैक्सेबल होते हैं, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं होता। जैसे हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में कोई काम करता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे काम करता है, ये 4200 पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलता है, तो ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं होते। मान लो कोई आर्मी वगैरह में हो, तो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। आर्मी में जो भी बंदे होते हैं वो मैक्सिमम उनका एग्जाम्पशन रहता है, तो उनका जो टैक्सेबल अमाउंट है बहुत कम रहता है। ऐसा मान लो उनका टैक्स बनता ही नहीं है। अंडरग्राउंड अलाउंस मैंने बताया था 800 पर मंथ है। लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको एचआरए वाला बता दिया, कल मैं आपको एक तो एलटीए वाला बताऊंगा, फिर मैं परक्यूजिट से स्टार्ट कर दूंगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नॉट एट ऑल। तो अलाउंस तो मतलब सिंपल ही था, इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं। हाँ जी बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर आज का एंड करते हैं। सर एक बार हाँ जी, नोट्स दे देना प्लीज। नोट्स में दे दूंगा आपको सब बात। हाँ सर, सर, मतलब मुझे सर। एक चीज वैसे पूछनी हाँ थी, जी हाँ जी। अभी ध्यान आया। जो परक्यूजिट्स हैं वो अलग रहते हैं ना अलाउंस से? हाँ, वो अलाउंस अलग होते हैं, परक्यूजिट्स अलग होते हैं। ठीक है सर। परक्यूजिट्स एक्चुअल में आपको कैश में नहीं मिलता, परक्यूजिट्स एज ए फैसिलिटी मिलता है। ओके, फैसिलिटी लाइक जैसे हाँ हाँ, कैसे? फैसिलिटी जैसे मान लो अगर कंपनी का अगर हॉस्पिटल है, तो फ्री हॉस्पिटल की आपको फैसिलिटी दे रहा है कंपनी। ठीक मतलब है। सर्विसेज? हाँ, सर्विसेज बोल सकते हो, फ्री सर्विस। ओके सर। जैसे मान लो लैपटॉप दे दिया कंपनी ने, कि आप लैपटॉप यूज़ कर अच्छा। सकते हैं 5 ईयर तक। ठीक है। कोई कंसेशनल लोन दे दिया कंपनी ने। ठीक है। आपको हाउस हाँ। दे दिया, फ्री में हाउस दे दिया। तो जो भी अगर वो सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है,
तो उसका कुछ अमाउंट है, वो कैसे कैलकुलेट होगा वो फिर परक्विजिट्स में आता है। ओके सर, तो इसका भी कैलकुलेशन होता है सबकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स में? अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, वो डिटेल में है। अलाउंस तो सर तो न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट्स भी आती हैं इन न्यूमेरिकल्स में इनकम फ्रॉम सैलरी के? नहीं, फिर बताइए। जो इनकम फ्रॉम सैलरी के न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट भी आती है क्या? नहीं, कौन सी एडजस्टमेंट मतलब? मतलब लाइक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ जिसको हमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, ऐसा कुछ भी होता है? देखो, आपको मान लो अगर परक्विजिट देखना है, जैसे आपको फर्निश हाउस का दे दिया, जैसे मान लो कोई हाउस की फैसिलिटी दे रखी है, वो फर्निश भी हो सकता है, यस सर। अनफर्निश भी हो सकता है। ठीक है, वो सेंट्रल यस सर। गवर्नमेंट वाले को भी मिल सकता है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है, नॉन गवर्नमेंट को भी मिल सकता है। तो सबकी अलग अलग यस कैलकुलेशन सर। होती है। तो आपको वो ओके सर। सिचुएशन दे देंगे, जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको अनफर्निश दे दिया, ठीक है, तो फिर कैसे कैलकुलेशन यस होगी? सर। तो वो एडजस्टमेंट ही हो गया वो, कि आपको हाँ। सिचुएशन ऐसी ओके दे दी। सर। ओके सर। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट। Sir, are prerequisites a part of salary? हाँ, परक्विजिट तो पार्ट ऑफ सैलरी है। ठीक है सर। Okay, good night. ओके, गुड नाइट।